अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 और उसका फर्स्ट टॉपिक वर्क। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। 5.1 टॉपिक है वर्क। वर्क क्या है? वर्क का कंसेप्ट फिज़िक्स में थोड़ा सा अलग से होता है। वैसे जो हम समझते हैं वो ये है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो वर्क है, मतलब काम वर्क को ही कहते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स में इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग से है। क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं F, और जैसे इस पे फोर्स लगी तो इस ऑब्जेक्ट ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया। अब दो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो फिज़िक्स में जो वर्क की डेफिनेशन है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि वर्क क्या है? वर्क प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, या डिस्टेंस कह लें। और ये जो डिस्टेंस है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फोर्स अपवर्ड लग रही है और जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजेंटल मूव कर रहे हैं, तो इस तरह से वर्क नहीं होगा। हम आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। जी बेटा, इसके कुछ केसेस देखेंगे। केस नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर किसी बॉडी पर एक्ट करने वाली फोर्स तो हो, लेकिन उस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो। इट मीन के एक वॉल है हमारे पास, एक दीवार है, और एक शख्स उस पर फोर्स लगा रहा है। जितने मर्ज़ी टाइम उस पर फोर्स लगाता रहे तो वो दीवार वहाँ से नहीं हिलने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे फोर्स तो लग रही है, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क ज़ीरो होगा। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो वर्क इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस की जगह पर हम ज़ीरो पुट कर देंगे, तो वर्क डन क्या आएगा बेटा? ज़ीरो आएगा। ये था हमारे पास केस नंबर 1। दूसरा केस जो हमारे पास है वो ये है कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्स ही ज़ीरो हो तब वर्क डन क्या होगा? अब ज़ाहिर फोर्स लग नहीं रही तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होना, लेकिन अगर हम कंसीडर कर लें कि जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, तो क्या बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है? तो उसके लिए आपके पास आ जाएगा, फोर्स की जगह पर आप ज़ीरो पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय एस। इसका आंसर भी क्या आएगा? ज़ीरो। इन दोनों केसेस में जो वर्क हुआ है वो ज़ीरो है। जी बेटा, केस नंबर 3 की बात करें तो केस नंबर 3 में हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं लग रही, मतलब लगनी तो यहाँ पे चाहिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर हो रहा है, लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी तिरछी लगी हुई है। यहाँ पे फोर्स है, वो इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही, एंगल थीटा हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब इस पे लगने वाला जो वर्क डन है वो क्या होगा? तो इसके लिए जो हम फार्मूला ड्राइव करेंगे वो होगा वर्क इज़ इक्वल टू एफ एस। ये दोनों तो हमारे पास आएंगे, लेकिन अब ये थीटा जो है इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या होता है, फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं। फोर्स को हमने रिजॉल्व किया, ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ गया? एफ बाई, और ये हमारे पास एफ एक्स। अब देखें, फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो जो हम फोर्स का कंपोनेंट लेंगे वो कौन सा लेंगे? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट ले रहे हैं वो एक्स वाला ले रहे हैं। कौन सा वाला ले रहे हैं बेटा? एस वाला। तो एफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ कॉस थीटा
आपने पढ़ा हुआ है। और साथ में हमारे पास क्या आ गया, एस तो हम कहेंगे W इक्वल है एफ एस कॉस थीटा। ये जो फार्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इससे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इतनी बात समझ आ गई बेटा। अब इसके कुछ मज़ीद केसेस हैं, उनको देखते हैं कि वर्क डन ज़ीरो कब होगा मज़ीद, और मैक्सिमम कब होगा, इस चीज़ को स्टडी करते हैं। केस नंबर 4। जी बेटा, केस नंबर 4 में क्या है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो तो बॉडी वर्क करती है, ऐसे ही है ना। चलिए अब इसको देखते हैं हम बाय फार्मूला के, इसका आंसर क्या आता है। तो वर्क का फार्मूला क्या है, W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब इसमें क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये, तो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बेटा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, एफ एस कॉस 0 1, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन हुआ है। अब हम देखते हैं केस नंबर 5 में, अगर हमारे पास जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, ये कब होगा, जब फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में हो, एक्स एक्सेस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, मतलब एस इस साइड पे, फोर्स अपवर्ड। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लें कि आपने एक बैग उठाया हुआ है जिसके अंदर सम एप्पल्स हैं, तो आपने तो उसे अपवर्ड उठाया हुआ है और आप उसे उठा के चल रहे हैं, तो आपकी जो फोर्स है वो तो अपवर्ड लग रही है, हॉरिजेंटल तो आप फोर्स लगा ही नहीं रहे। इस वजह से फोर्स अपवर्ड और जो डिस्टेंस कवर हो रहा है बेटा वो हॉरिजेंटल हो रहा है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के। चलिए अब फार्मूले से देखते हैं हम, W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो वर्क डन जो आया वो 0 आ गया, मतलब मिनिमम वर्क डन आ गया। ये बेटा उम्मीद करता हूँ ये केसेस आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ। ग्राफ के ज़रिए हम वर्क डन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले हमने कुछ केसेस देखे, मैथमेटिकल देखे। अब अगर हमारे पास कोई ग्राफ आ जाता है तो उससे हम वर्क डन का कैसे पता लगाएंगे। तो बेटा याद रखिएगा, जो डिस्टेंस है उसे आपने लेना है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। एस जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे आएगा। और जो फोर्स हम लेंगे वो हम लेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, इसे मैं शेड कर देता हूँ कि इसका ये एरिया शेड है। तो याद रखिएगा, वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए बाय ग्राफ, तो जितना एरिया शेड होगा वो उसका वर्क डन होगा। अगर हम यहाँ पे देखें इसका वर्क डन क्या है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने वो यहाँ से यहाँ तक किया, और इस पे लगने वाली जो फोर्स है वो चेंज नहीं हुई, मतलब फोर्स कांस्टेंट थी और डिस्प्लेसमेंट होता रहा। तो जो वर्क डन निकलेगा वो होगा जितनी वैल्यू फोर्स की है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 20 है, 20 न्यूटन की फोर्स लगती रही, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो लास्ट में जाकर कितना हुआ है, टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 20 मीटर है। टोटल डिस्टेंस इस फोर्स के लगने से जो कवर हुआ है, तो हम कह सकते हैं एफ एस, फार्मूला लगाते हैं, एंगल की तो बात हम करेंगे नहीं यहाँ पे। W इज़ इक्वल टू एफ हमारे पास 20 न्यूटन है, एस हमारे पास 20 है, तो ये फार्मूला लगा
और मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 400। वर्क का यूनिट क्या होगा? जॉल। ये बेटा ये भी याद रखिएगा, वर्क का यूनिट क्या होता है? जॉल। चलिए यूनिट की बात कर लेते हैं। वर्क का जो यूनिट है वो जॉल है। क्या है बेटा? जॉल। और 1 जॉल इक्वल होता है किसके? अब ज़रा फार्मूला देखिएगा। W जिसे हम वर्क कहेंगे, वर्क इज इक्वल टू Fs। मतलब वर्क का यूनिट क्या है? जॉल। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर, क्योंकि ये एक लेंथ है। तो 1 जॉल किसके इक्वल हुआ? न्यूटन मीटर के। तो इसके 2 यूनिट हो गए, एक जॉल हो गया, दूसरा न्यूटन मीटर हो गया। एक और यूनिट भी यहाँ से बन सकता है, वो कौन सा है? 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? ये बताएं। 1 न्यूटन इक्वल होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है चैप्टर 3 में। 1 न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर साथ आ जाएगा। तो 1 जॉल इक्वल हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये MCQs के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आपने अच्छे से याद रखना है। मज़ीद आगे देखें तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। 1 जॉल कब होगा? इसको दोबारा से मैं यहाँ लिखता हूँ। 1 जॉल को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। अब ज़रा 1 जॉल की डेफिनेशन बनाते हैं। कहेंगे कि 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी पर लगे और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब जो उस बॉडी ने जो वर्क डन किया है वो कितना होगा बेटा? 1 जॉल होगा। समझ आ गई? रिपीट करता हूँ। अगर किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगे? 1 न्यूटन की, और वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करे? 1 मीटर। कंडीशन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में। तब हम कह सकते हैं कि उस बॉडी ने जो वर्क डन किया है वो कितना किया है? 1 जॉल का किया है। इसके कुछ बड़े यूनिट हैं, जैसे कि 1 किलो जॉल। किलो किसके इक्वल होता है? 10⁻³ जॉल, या आप इसे 1000 जॉल भी पढ़ सकते हैं। 1 मेगा जॉल, मेगा 10⁻6 होता है। ठीक है बेटा, इस तरह हम इसके बड़े यूनिट्स को भी देख सकते हैं। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात बेटा वो ये है कि जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है? स्केलर। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता मैंने वर्क इस डायरेक्शन में किया है। समझ आ गई? अब आप देगा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, आपको उम्मीद है ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा से देखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।